अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपका कोई चैप्टर वीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग डेज में यू नीड टू फोकस ऑन दीज चैप्टर। वी ऑल नो कि एक्सक्रीशन को अगर हम वीक भी है फिर भी 3 डेज अगर देंगे तो 3 डेज में हम इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप 3 डेज में कवर कैसे करना है, खुद अपने नंबर कट करो, आप खुद ईमानदारी रखो अपनी तरफ से, तो आप खुद देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। स्टार्टिंग से स्टार्ट करके उसको कोशिश करिए कंप्लीट करने के लिए। 70 डेज में आप बेटा बहुत बार रिवीजन कर सकते हो, बहुत बार इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रुति ओझा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। As we all know that only 70 days are left for our exam, and जैसे ही मैं बोल रही हूँ कि only 70 days are left for exam, you must be feeling very overwhelmed कि कैसे स्कोर करेंगे, क्या होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स आप अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही स्कोर कर सकते हो एंड आज हमें यही डिस्कस करना है कि हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने बचे हुए दिनों में, कैसे उनको बेस्ट यूटिलाइज करके ये मार्क्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। फर्स्टली बेटा, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वीक चैप्टर्स क्या हैं। ठीक है, जैसे अभी तक आपने बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके कुछ दिनों में आपके सिलेबस भी ख़त्म होने वाला होगा, तो यू ऑलरेडी नो कि आप कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं और किस में आपका मतलब बहुत ही कम नंबर आए हुए हैं, किस में आपने बहुत ही कम स्कोर किया हुआ है। तो उन वीक चैप्टर्स को जैसे हाईलाइट करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपका एक्सक्रीशन चैप्टर जो है वो बहुत वीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है वो बहुत वीक है, या फिर जो प्लांट किंगडम है आपको उसके एग्जाम्पल्स याद नहीं है, वो बहुत वीक है। तो आपको इन चैप्टर्स पे बेसिकली यही टाइम है जो शुरुआत का टाइम है, इन्हीं चैप्टर्स पे आप सबसे ज़्यादा इन पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने इसको एंड डेज के लिए छोड़ दिया, जो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप उनको रिवाइज करोगे, क्विक रिविजन करोगे, हो सकता है कि आप उसको रिकॉल कर लो, बट ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके वीक चैप्टर्स हैं। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपका कोई चैप्टर वीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग डेज में यू नीड टू फोकस ऑन दीज चैप्टर। ठीक है, स्टार्टिंग डेज पे अगर आप इन चैप्टर्स पे फोकस करोगे, इसको टाइम दोगे, तो ये चैप्टर्स भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है और कौन सा चैप्टर वीक है, और जो चैप्टर्स वीक है इन 70 डेज में पहले उन चैप्टर्स को डील करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें जानना ज़रूरी है कि कौन से चैप्टर्स कितना वेटेज रखते हैं, कौन से चैप्टर्स से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं और कौन से चैप्टर्स से उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं आते। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिन लगाए जा रहे हैं, दिन कंज्यूम किए जा रहे हैं और बाद में भी पता चला कि यार इससे तो क्वेश्चन ही नहीं आया, इससे एक ही क्वेश्चन आया, और जो बहुत और चैप्टर्स ऐसे थे जिससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आना था, उनको हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा ये जानना ज़रूरी है कि वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं। अब इधर मैंने आपके लिए लगाए हुए हैं कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से अगर आप देखें बेटा 4, 3, 2 ऐसे का रह रहा है, मतलब हर साल क्वेश्चन इससे आना ही आना है। 3 से 2, 3, 4 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, एनाटॉमी से अगर हम देखें बेटा तो इससे हर साल ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो 2025 में भी ऑल नो कि थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया था, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बेटा, तो आप देखिए रेस्पिरेशन से थोड़े कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन थोड़े कम नंबर ऑफ। दूसरी चैप्टर्स की बात करें बेटा, तो आप देखो बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, इन सबसे कम कम क्वेश्चन आते हैं। बट अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी से बेटा अच्छे खासे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। पर चैप्टर 1, पर चैप्टर 2 क्वेश्चंस आते हैं, बट हर चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुल मिला के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन से हर साल 2 एक क्वेश्चन आता था, बट इस साल क्या हो गया बेटा 5 क्वेश्चन आए। तो होता क्या है कि अगर कभी मुश्किल पेपर बनाना होता है तो उन चैप्टर्स को पिक किए जाते हैं जो चैप्टर्स बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे फ्रॉक, जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन लास्ट ईयर हमने देखा है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो आप वेटेज चैप्टर्स पता कर सकते हो और वेटेज चैप्टर्स का पता लगा के उस पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ बेटा, क्या आप असाइन करिए चैप्टर्स को कुछ दिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला कि हमारा वीक चैप्टर है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो वी ऑल नो कि एक्सक्रीशन को अगर हम वीक भी है फिर भी 3 डेज अगर देंगे तो 3 डेज में हम इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप 3 डेज में कवर कैसे करना है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करिए कि यूरिन फॉर्मेशन तक एक दिन करना है, हार्मोन तक एक दिन करना है, तीसरा हमें पूरा चैप्टर खत्म करके फिर से उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। तो आप चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करिए और हर दिन उसको अलग अलग पार्ट में उसको पढ़िए।
फिर नेक्स्ट चीज क्या है, इसके साथ साथ बेटा एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। एनसीईआरटी रीडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा एनसीईआरटी में ये पॉइंट था, पहले हमने स्किप कर दिया, हमें ये हाईलाइटेड नहीं था, अब जाके हमें ये क्या हुआ है, हाईलाइट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रीशन चैप्टर को ही लेके चलते हैं, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि वेस्ट कैन बी रिमूव टोटली और पार्शियली। अब कई बार बच्चे इस चीज को हाईलाइट नहीं करते, उनको लगता है टोटली होता है या पार्शियली, अब एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूजन। ठीक है, दूसरी चीज इसी चैप्टर में यहीं पे लाइन लिखी हुई है एक, वहां पे लिखा हुआ है कि मेटाबॉलिक वेस्ट से भी वेस्ट का एक्यूमुलेशन होता है, मेटाबॉलिज्म से भी वेस्ट का एक्यूमुलेशन होता है, और एक्सेस इंजेक्शन से भी। बच्चे इसमें कंफ्यूज कि मेटाबॉलिक वेस्ट से होता है या फिर एक्सेस इंजेक्शन से होता है। तो एनसीईआरटी की लाइन को ऐसे पढ़िए कि आप ये चीज पिक कर पाए कि जो चीज स्किप हो चुकी थी आपके माइंड से हर एक पॉइंट की, अच्छा इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा यहाँ पे सम लिखा है, यहाँ मोस्ट लिखा है, तो ये चीज आपको ऑलरेडी हाईलाइट हो जाए, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको 50 to 100 ईच, बॉटनी एंड zoology। ठीक है, आपको बॉटनी में 50 से 100 क्वेश्चन और zoology में भी 50 से 100। इससे होगा क्या, कई बार हमें कॉन्सेप्ट आते रहते हैं बट हमें उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन नहीं आता रहता है कि हम उसे अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन आया सामने, हमें पता ही नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, हमें नॉलेज तो है पूरी, लेकिन वो स्टेटमेंट कैसे घुमा के दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट कैसे फ्रेम किया हुआ है, हमें वो स्टेटमेंट कभी हमने देखा ही नहीं है वैसा स्टेटमेंट, हमें क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो हम इजी इजी क्वेश्चन तो कर लेंगे, बट जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हो सकता है कि उसमें हम अटक जाएं, हमें क्वेश्चन को टाइमली सॉल्व करने ना आता हो कि हम कम टाइम में उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 50 to 100 क्वेश्चन जरूरी है कि आप बॉटनी और zoology हर एक में प्रैक्टिस करो डेली। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, टाइमर लगाइए क्वेश्चन के। कई बार बच्चे बोलते हैं कि ओएमआर जो है, ओएमआर मिस्टेक हो गई मैम, क्वेश्चन पेपर छूट गया। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो कि लेट्स से आप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो 50 क्वेश्चंस के लिए आप लगाओ कि मुझे 20 मिनट्स में ये 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, 20 नहीं तो 25 मिनट्स का टाइमर लगाइए और इसको प्रैक्टिस करिए। जैसे ही टाइमर बंद, आप क्वेश्चन करना बंद करिए और देखिए क्या आप कर पाए हो इतना क्वेश्चन जितना आपने टाइमर लगाया था। ठीक है, तो एक स्ट्रेस वाला सिचुएशन आपके दिमाग में ऑलरेडी बना रहेगा कि हाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें इसको जल्दी करना है। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपको लग रहा है तो आप ओएमआर का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और उसकी फोटो कॉपीज रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उस ओएमआर पे प्रैक्टिस करो, तो आपको ओएमआर फिलिंग की भी आदत आएगी। आप खुद अपने नंबर कट करो, आप खुद ईमानदारी रखो अपनी तरफ से, तो आप खुद देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इस तरीके से आपको उस दिन थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, आपको उस दिन थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, आप उस दिन जानोगे कि मतलब ये तो हम यूज टू थे, हम ये तो रोज कर रहे थे, तो कुछ नई बात आपके लिए नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो बेटा, अपने मिस्टेक को हाईलाइट करना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन सही किए हैं और एक क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, तो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, यहाँ पे माइनर मिस्टेक होगी। वो माइनर मिस्टेक इसलिए है क्योंकि आपको उस दिन वो हिट नहीं हुआ है, तो उसे हिट करना है तो आपको ये चीज हाईलाइट करनी पड़ेगी, आपको मानना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है और आपको मानना पड़ेगा कि मुझसे गलती हुई तो मुझे नई चीज सीखनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि नहीं मुझसे तो मुझे आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये चैप्टर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। नहीं, आपको मानना पड़ेगा कि वो चैप्टर आपको नहीं आता है, आपको नए सिरे से उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा और फिर उस चीज को, मिस्टेक को हाईलाइट करके उसके बारे में पढ़ना है, ताकि वो मिस्टेक वापस ना हो और वैसी कोई और मिस्टेक। अगर आपसे एक लाइन की मिस्टेक हो रही है तो उस पूरे पैरा को रीड करिए, पूरे पैरा को रीड करिए ताकि पूरा पैरा आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, रिकॉल। ठीक है, रिकॉल कैसे करना, अब जैसे मान लो कि मैंने 3 दिन एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अब एक्सक्रीशन चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगी कि अब मैं जैसे ऑटो में बैठी हूँ तो अब मैं अपने आप को बोलूंगी कि आप चल हार्मोन बता, कौन से हार्मोन ऐसे हैं कि जो ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेंगे, जो ऐसे होंगे कि अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। अच्छा, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। अच्छा, ये कौन सी डिसीज है जिसमें क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलस में। अच्छा चलो, नहीं एक काम करते हैं, चलो तुम एग्जाम्पल बोलना शुरू करो मोलस्का का। ठीक है, तो ऐसे जब आप खुद बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा आप इस जगह पे अटक चुके हो। जब इस जगह पे आप अटकोगे तो आप बाद में जब जाके उस चीज को देखोगे तो अब आपको वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो रैंडमली कभी भी अपने आप को बोलिए कि यार ठीक है चल ये चीज बताना शुरू कर, ये इस चीज के बारे में बोलना शुरू कर। तो वो आपका फ्री टाइम भी हो सकता है, आपके क्लासेस के बीच के 15 मिनट का ब्रेक भी आप इस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो।
नेक्स्ट चीज़ क्या है बेटा, रिवाइज करते रहिए चैप्टर को। एक्सक्रीशन पढ़ लिया तो 70 डेज तक एक्सक्रीशन याद नहीं रहेगा, एनिमल किंगडम पढ़ लिया तो 70 डेज तक याद नहीं रहेगा। हर थोड़े थोड़े दिन बाद फिर उसको रिवाइज करिए, फिर उसको देखिए। कम टाइम लगेगा पिछले रिवीजन से, लेकिन देना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी बहुत बार पढ़नी पड़ेगी, इतनी बार कि अगर एनसीईआरटी का लाइन बोला जाए तो आपको वो लाइन याद रहे। नेक्स्ट चीज़ बेटा, समरी और इंट्रोडक्शन। आपने देखा है कि 2025 में क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन से भी आए हुए, तो समरी में भी कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई बेटा जो फ्रंट में चैप्टर में नहीं लिखी हुई, इंट्रोडक्शन में भी कोई चीज़ लिखी हुई। समरी और इंट्रोडक्शन को भी पढ़िए ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको आती ना हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हर एक लाइन आपको एनसीईआरटी की याद हो, आपको क्वेश्चंस लगाना आता हो। अगर ये 70 डेज में अगर आप इतना टाइम दे रहे हो कि आप ये पूरी चीज़ें कर रहे हो, तो फिर बेटा 360 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बस यही है कि ये सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। और हो सकता है कि आपको कोई चीज़ ना आती हो, लेकिन आप वो मानो कि आपको नहीं आती है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग से स्टार्ट करके उसको कोशिश करिए कंप्लीट करने के लिए। 70 डेज में आप बेटा बहुत बार रिवीजन कर सकते हो, बहुत बार इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई नो आप बहुत अच्छा करेंगे, बस हिम्मत करके बहुत अच्छे तरीके से लगे रहिए, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते रहिए, एंड वी आर हेयर फॉर यू।